वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 10th रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पूरा फ्लावरिंग प्लांट, आप में दो ही पार्ट हैं बेसिकली। वैसे तो हमें सेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा रिप्रोडक्शन हमें पूरा पढ़ना है ना, ब्रॉड स्टडी लेनी है कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने सेक्सुअल के सारे टाइप्स देख लिए। अब सेक्सुअल में हमें दो पढ़ना है, एक फ्लावरिंग प्लांट का और एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फ्लावरिंग प्लांट का आपको मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। पॉलिनेशन, फिर पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, पॉलिनेशन कौन सा अगर हमें करवाना है तो किसी को भी रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर, उसमें कौन कौन से मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो क्या करना है, हर चीज़ के लिए हमने देख लिया था इसके पहले के लेक्चर में। अब फ्लावरिंग प्लांट का जो जितना भी पार्ट था, स्ट्रक्चर वगैरह का, सब खत्म हो चुका है। अब जो हमें देखना है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ये ज़्यादा पार्ट आपका कैरी करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें इस पार्ट से आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर हो चाहे फंक्शन हो, ठीक है, या आपके डिटेल स्टडी हो। वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था फ्लावरिंग प्लांट में, और यहाँ पर ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे पहले तो थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि बेसिक्स जो होते हैं वो क्या है इस पूरे टॉपिक के। तो अभी ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप नोट करेंगे सेम टू सेम अपनी कॉपी में। इसमें आपको ये पूरा 3 मार्क का भी मिल सकता है कि डिस्क्राइब आउट, है ना, इन डिटेल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या फिर इसमें से 1-2 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है, कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फिर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा, 1 मार्क में कि ह्यूमंस में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वो भी है इसमें। फिर इसके बाद में प्यूबर्टी क्या होती है, कैसे पूरा प्रोसेस है, ये आज हम पूरा इसमें देखेंगे। तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इन ह्यूमंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में गैमीट्स होते हैं, मेल्स में मेल गैमीट और फीमेल में फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दोनों ही गैमीट जो होते हैं उनका फ्यूजन, यानी कि जुड़ना, फ्यूज मतलब जुड़ना, ठीक। तो वो दोनों जब जुड़ते हैं ह्यूमंस में, ये प्रोड्यूस किस में हो रहे थे, ह्यूमंस में ना, तो ये दोनों जब फ्यूज होते हैं ह्यूमन के केस में तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक। और ये जो पूरी स्टडी होती है फर्टिलाइजेशन वगैरह की, ये हमारी रिप्रोडक्शन में आता है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब बाकी की आगे की स्टडी आगे हम देखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को 2 सेपरेट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, जैसे कि अभी उस पर हम देख रहे थे कि कुछ प्लांट्स हमने देखे थे जिसमें सिंगल पेरेंटिंग थी, है ना, फादर मदर एक ही थे, जो भी आप मान लीजिए, चाहे उसी को मदर मान लीजिए चाहे उसी को फादर, चाहे दोनों को एक ही, ठीक है। तो उनके केस में कोई भी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, जबकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फादर मदर या मेल और फीमेल। ये सारे एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। एनिमल्स जैसे कि जो आपके ये डॉग कैट सब में होता है ये, ठीक। तो उसमें सिंगल पेरेंटिंग नहीं होती, डबल पेरेंटिंग होती है, यानी कि 2 सेपरेट ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए। 2 सेपरेट ग्रुप्स, एक ही ऑर्गेनिज्म के 2 सेपरेट ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ भी ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है कि 2 सेपरेट ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। ह्यूमंस में भी 2 कैटेगराइजेशन होता है, मेल और फीमेल का, ठीक। इसके बाद में द इंडिविजुअल ऑफ द 2 सेक्सेस शो डिस्टिंक्टिव फीचर्स कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि नॉर्मली अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिज्म दिखाया जाता है तो आप इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो उसमें आपको कॉकरोच पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप उसमें अर्थवॉर्म पढ़ते हो, तो अर्थवॉर्म तो आपका हर्माफ्रोडाइट आ जाता है, मतलब दोनों ही सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में डिस्टिंक्टिव मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा वो स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल को मेल से अलग करता है, ठीक है। कौन सा वो स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल को मेल से अलग करता है, जो मेल में नहीं होता पर फीमेल में होता है, जो फीमेल में नहीं होता पर मेल में होता है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स उसमें पूछे जाते हैं। तो उसमें इजीली डिस्टिंक्टिव नहीं फीचर्स नहीं होते हैं, मतलब हमें दिखते नहीं हैं, हमें खोजना पड़ेगा। पर ह्यूमंस में आप आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, ठीक है। तो वो जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, मतलब दोनों को अलग करने वाले जो भी नेचर या फिर जो भी फीचर्स होते हैं ह्यूमन के केस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है।
अब इस पे हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। ह्यूमन reproduction is by sexual reproduction where both the male and female gamete fertilize to give rise to an embryo. Human reproduction कौन सा मोड है, asexual है या sexual मोड है? तो ये एक sexual मोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंटिंग नहीं है, यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और दो पेरेंट्स गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, उनके दो गैमीट्स जब इन्वॉल्व होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, तब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल मीन है या सेक्सुअल मोड है, जहाँ पर दोनों जो फीमेल और मेल गैमीट है ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं या फिर फ्यूज करते हैं। फ्यूजन को भी हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फ्यूजन को ही तो कहते हैं। तो दोनों फर्टिलाइज करते हैं और एक नया एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, दोनों फर्टिलाइजेशन करके एक नया एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब बेसिकली फर्टिलाइजेशन बार बार आ रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कैसा फर्टिलाइजेशन किसमें होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल। ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, तो ह्यूमन के केस में दोनों जो गैमीट है वो बॉडी के अंदर मीट करते हैं या फ्यूज करते हैं। दोनों गैमीट बॉडी के अंदर उनका फ्यूजन होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनली फर्टिलाइजेशन करना या फर्टिलाइज करना। ठीक है, इंटरनली जब बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है गैमीट्स का, उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपके फ्रॉग के केस में पाया जाता है। उसमें क्या होता है, पानी में इनको एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है, जिस फाइलम में ये रहते हैं किसमें, ये इनको एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है? एम्फीबिया का मतलब होता है कि जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सके। तो आपको भी पता है कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो लैंड पे तो आसानी से रह सकते हैं, उनको पानी की जरूरत पड़ती क्यों है? तो वो इसलिए पड़ती है कि जब ये छोटे रहते हैं, जब अपने लार्वल स्टेज में रहते हैं, जब ये छोटे होते हैं, तो इनको फिर मतलब अगर जैसे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि वाई एम्फीबियंस नीड वाटर। ठीक है, तो वो इसलिए वाटर, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। ट्रांसपोर्ट इनका जो भी होता है वो, या फिर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वाटर में होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक, फीमेल गैमीट यहाँ पर स्टेराइल होता है। ठीक है, मतलब स्टेराइल का मतलब है वो रुका हुआ होता है। ठीक, और यहाँ पर जो मेल गैमीट्स है वो मोटाइल होते हैं, तो ये आकर के फ्यूज करते हैं पानी में ही। फिर उसके बाद में इसकी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। ठीक है, लार्वल स्टेज और पूरी ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से फिर एक पूरा प्रॉपर फ्रॉग, मैच्योर फ्रॉग बनता है। ठीक, तो ये बेसिकली बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमीट को रिलीज करके बाहर एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जब बॉडी के अंदर, जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है कि मेल और फीमेल गैमीट बॉडी के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं या फिर फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोनों में मुझे नहीं लगता है, अब थोड़ा सा कुछ बच्चों को पता होगा पर कुछ के अंदर वो रहता है। तो फिर बेसिकली फ्रॉग में क्या होता है, ये पानी में, ठीक है, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें हम लोग यही लिख के आते हैं, ठीक है, कि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक, क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें इंटरनल नहीं होता है। ठीक, अब वैसे ही ये हमारा फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कैसा होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हम सबको पता है कि बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर ही दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर वो फेटस का होता है, तो फेटस बनता है। ठीक है, फिर फेटस ग्रो करता है 9 मंथ्स की जर्नी के बाद में, फिर फुल्ली डेवलप्ड बेबी का फॉर्म लेता है वो, या ऑर्गेनिज्म है ना, फुल्ली डेवलप्ड बेबी या चाइल्ड उसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो जब वो एकदम मैच्योर हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तब फिर उसका क्या होता है, फिर उसके बाद पार्चुरेशन के दौरान में वो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड होती है। ठीक, तो ये सारे केसेस अंदर ही हो रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट भी गैमीट्स का इंटरनली ही हुआ, इसलिए ह्यूमन में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में एक केस और है, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन तो आपने देख लिया, अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म और भी दोनों में क्लैरिफाई कर लीजिए आप लोग। इसमें भी 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक होते हैं विविपेरस, ठीक, और दूसरे होते हैं ओविपेरस। बर्ड्स, एग्जाम्पल बर्ड्स, और इसमें ह्यूमंस।
दोनों का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, एग्जाम्पल अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, ठीक है। ओवा मतलब एग, तो जो एग लेइंग होते हैं, जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके बाद एग के अंदर उनके जो भी ऑर्गेनिज्म का वो अंडा था, वो अपने जैसा कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर, एग के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन एग बाहर मैच्योर होता है, इंटरनली मैच्योर नहीं होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, मतलब वो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। यंग वन मतलब फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड या फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म अपने जैसा वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है। उसमें कोई भी एग रिलीज नहीं होता, फिर कि ऐसा होता हो कि एग लेइंग हो और फिर वो बाहर मैच्योर हो, ऐसा नहीं होता है। जबकि बर्ड्स के केस में ऐसा होता है, बर्ड्स एग लेइंग होती हैं और बर्ड्स एग क्या करते हैं, मतलब एग रिलीज करने के बाद में वो एक टेम्परेचर प्रोवाइड करती हैं, और टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद में जो चिकन होते हैं वो जब प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाते हैं, फिर डेहिसेंस मतलब एग का डेहिसेंस होता है, फिर उसके बाद में वो बाहर आते हैं, ठीक है। जबकि ये चीज़ ह्यूमंस में नहीं होती, ह्यूमंस में यंग वन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। तो जो ऑर्गेनिज्म यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे एक फुल्ली डेवलप मैच्योर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उनको विविपेरस बोलते हैं। और जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। एग लेइंग जो होते हैं, एग्जाम्पल इसमें बर्ड है, इसमें ह्यूमंस है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ठीक है, जैसे प्लेटिपस। तो प्लेटिपस क्या है, प्लेटिपस वो आपका यंग वन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस होते हैं। इसके बाद में ऑल दीज कैरेक्टर्स विल अराइव, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन से, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये क्या जब बच्चा छोटा होता है तभी से होता है, ऐसा नहीं है। एक वर्ड होता है प्यूबर्टी। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ना, ये अभी मैं आपको दोनों में बताऊंगी कि दोनों सेपरेट केसेस में या सेपरेट ग्रुप्स में क्या क्या, किसको कौन कौन से वो सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में डिफाइन करते हैं या रखते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली वो आते कब हैं, ठीक है, क्या वो बचपन से प्रेजेंट होते हैं या उनकी पर्टिकुलर कोई स्टेज होती है, कोई एज होती है, ठीक। तो ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये प्यूबर्टी के बाद आते हैं। कब आते हैं, प्यूबर्टी के बाद आते हैं, ठीक। अब प्यूबर्टी एक शब्द जो मुझे आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपको मतलब आपको आसानी होगी, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, ये बात याद रखिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं ये ह्यूमंस में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में तो होता ही है, साथ में ये आपके कैट, डॉग, इन सब में भी होता है ना, एनिमल्स में भी। तो उनमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे ह्यूमंस में आते हैं वैसे उनमें भी आते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्यूबर्टी पे। तो बेसिकली प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक, मैं ये बता देती हूँ। तो प्यूबर्टी, इसको हम लोग आसानी मतलब एक लाइन में डिफाइन करते हैं कि द एज एट विच body start producing gametes and sex hormones is called puberty, ठीक है। वो एज या वो स्टेज, या इसे कहीं कहीं यहाँ पे स्टेज भी लिखा है किसी किसी बुक में, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, दोनों एक ही बात है। द स्टेज एट विच बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स टर्म्ड एज प्यूबर्टी, या फिर द एज, दोनों ही आप लिख सकते हैं। ये दोनों केस में अलग अलग होती है, दोनों में मतलब मेल्स में ये होती है 13 to 14 एज में, वेरी इट कैन वेरी, है ना, फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि 13 से 14 में ही हो, वो 15 1 साल या 2 साल एक्स्ट्रा भी हो सकता है या पीछे भी बैक भी जा सकते हैं आप। दूसरा ये फीमेल्स में होता है 11 to 12 ईयर्स में, ठीक है, 11 to 12 ईयर्स में, ठीक। फीमेल्स में 11 to 12 ईयर्स में और मेल्स में 13 to 14, यानी कि 13 से 14 साल में ये प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं मेल्स, और 11 to 12 ईयर में फीमेल प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं। तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं बॉडी में इस प्यूबर्टी के बाद में, यानी कि प्यूबर्टी अटेन करने के बाद में या इस एज के बाद में कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स बन जाते हैं आगे चलकर।
जो कि बाद में डिस्टिंक्टिव फीचर बन जाते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। उस कैरेक्टर को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो अभी आगे हम डिफाइन करेंगे कि बेसिकली मेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं और फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको दिक्कत होगी। आगे हम कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, बाय द वे आप में कुछ बताया जाए। ठीक है, तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन पे हमको ज़्यादा वो करना है ना। तो फर्टिलाइजेशन देखिए क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमीट ह्यूमंस के केस में, ठीक है, और फीमेल गैमीट, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो प्रोजेनी नहीं कहेंगे हम, जाइगोट कहेंगे। ये होता है एन स्ट्रक्चर, ये भी होता है एन स्ट्रक्चर, ये बन जाता है 2n। आगे बनाते हैं ये एम्ब्रियो, ठीक है, ये भी 2n ही होता है। फिर एम्ब्रियो के बाद में आगे आप पढ़ेंगे गैस्ट्रोला, मोरुला, ब्लास्टोला, फिर ब्लास्टोसिस बचता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनती है, 3 जर्मिनल लेयर बनती है, इनर मास ऑफ सेल होती है जिससे पूरी अंदर की, है ना, ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करती है, बाहर अटैच करती है इम्प्लांटेशन के दौरान कोरियोनिक विलाई बना करके ब्लड वेसल से। फिर पूरा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, अंदर फेटस डेवलप हो रहा होता है। जो प्लेसेंटा होता है वो एक अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है उसे न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है फेटस और मदर के बीच में। ठीक, तो ये आगे आपका इसको हम कह सकते हैं फेटस में डेवलप होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे इसमें जो मेल गैमीट होता है वो स्पर्म होता है। ठीक, तो वो कुछ इसमें टेल होती है। ठीक है, इसमें जो हेड होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्रोसोम में प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। मोटाइल होता है। मोटाइल किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसमें टेल है, तो टेल की वजह से इसमें मोटिलिटी आती है। और जो बीच का नेक रीजन होता है, यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो बेसिकली जब इसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। ये होता है मिडिल रीजन। तो अगर कोई पूछता है कि स्पर्म में मिडिल रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, या कोई पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मिडिल रीजन में होते हैं। ठीक है, फिर एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हेड रीजन में होता है, यानी कि अपर पार्ट में। और मोटिलिटी किसकी वजह से आती है? तो टेल पार्ट की वजह से आती है। ये सारे डिस्टिंक्टिव फीचर आपको आने चाहिए। इसमें क्या होता है? ये सर्कुलर होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इस पे एक जेली लाइक कवरिंग होती है। ठीक है, जेली लाइक कवरिंग होती है। ये है फीमेल एग या ओवा इसको बोलते हैं। जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। अब इसको भी थोड़ी बहुत एनर्जी, खड़े रहने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, तो इसके अंदर जो आती है इसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है। ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज़ अब अच्छी होगी। ठीक है, ये था। इसमें थोड़ा सा ऐसा डीएनए मटेरियल वगैरह होता है, वो आपके केस में नहीं है। आगे हम इसमें और डीप स्टडी करेंगे प्यूबर्टी वगैरह के केस में। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसको जा करके आप घर पे पढ़िए। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।